ख़वातीन व हज़रात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जॉन हुसैन है। 19 अगस्त की रात को आपके साथ मौजूद हूँ। 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज। पहला, यूएई ने कहा कि ईरान ने उनके ऊपर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। ईरान ने उस चीज़ को मना किया। फिर अब यूएई ने फाइनली ईरान के साथ तमाम ट्रेड, कमर्शियल और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ और रिलेशनशिप बंद कर दी है, उसका ऐलान कर दिया है। बहुत सारे रिस्क्स बताए जा रहे हैं इसके अंदर। ईरान के अंदर क्या इम्प्लिकेशंस होंगे इस चीज़ के, यूएई के अंदर जो है इसमें क्या होगा। $30 बिलियन भी कहा जा रहा है कि रिस्क पे हैं, उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे, सऊदी अरब ने एक मैरिटाइम कोalition फोर्स बनाई थी 30 जुलाई को, जिसके अंदर 14 ममालिक की शमूलियत थी, पाकिस्तान इंक्लूडेड। वो फोर्स अब फाइनली एक्टिवेट कर दी है सऊदी अरब ने, इसको भी ज़रा एनालाइज करेंगे। तीसरा हम बात करेंगे कि इज़राइल ने सीरिया के अंदर एक बेस के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की हैं। वो बेस जो है वो 70 किलोमीटर दूर है टर्किश बॉर्डर से। कहा जा रहा था कि तुर्की और इज़राइल इसके अंदर डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की रिस्क पे आ चुके हैं। इसका क्या मतलब है, इसको भी डिस्कस करेंगे। इन तीनों चीज़ों को एनालाइज करने से पहले और डिटेल्स बताने से पहले हॉर्मोज़ की सिचुएशन और ईरान यूएस की रिलेशनशिप की सिचुएशन देख लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया फाइनली और कहा कि ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही, जबकि पहले से हम बताते हुए आ रहे हैं और मैंने एक्सप्लेन किया है पुरानी वीडियोस में कि ईरान का स्टांस कंसिस्टेंटली यही रहा कि कोई बातचीत नहीं हो रही, सीज़ फायर है ही नहीं जिसको एक्सटेंड किया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली ट्वीट किया कि जी कोई बातचीत नहीं हो रही ईरान के साथ, ना ही स्केड्यूल्ड हैं विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। बड़े तमीज़ से उसने बोला। ब्लॉकेड जो है वो फुल फोर्स में अभी तक लगा हुआ है ईरान के ऊपर। हॉर्मोज़ जो है वो खुल चुका है और तमाम वाटर माइन्स, आबी सुरंगें जो हैं वो उनको हटा दिया गया है या डेटोनेट कर दिया गया है। इस बात को कहने से एक दिन पहले जैरेड कुशनर कह रहा था कि ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही है। ये बात कहने के फ़ौरन साथ ही हमने देखा कि ईरान ने एक वेसल को, मिनुअन डिग्निटी को, उसी वक्त जो है वो स्ट्रक कर दिया। और कालीबाफ साहब ने पहले ही स्टेटमेंट से पहले ही जो है वो बयान दे दिया था। गरीब आबादी साहब ने भी क्लियर कर दिया था, इस्माइल बकाई साहब ने भी क्लियर कर दिया था कि कोई सीज़ फायर नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब जो ये बात की है वो क्यों की है? क्योंकि फाइनली रियलाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कि ईरान का पोस्चर जो है वो चेंज हो चुका है। वो अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि ईरान खाएगा और जवाबी कार्रवाई देगा, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि ईरान प्रीएम्प्टिवली जो है वो एक्ट करना शुरू हो जाए। नए ऑर्डर्स के बारे में भी मैंने डिस्कशन की थी, जो कि आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई ने दिए थे। वीडियो मैं बना चुका हूँ उसके ऊपर और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैं कॉन्स्टेंटली आपको जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी भेज रहा हूँ। देखें, इस वक्त जो हॉर्मोज़ की सिचुएशन है, सीएनएन ने बाय द वे इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान इज़ लूजिंग कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़। सीएनएन की तरफ से, जिसको ट्रंप बार-बार फेक मीडिया कहता रहता है, उनकी रिपोर्टर को बाकायदा कहता रहता है कि शट अप और बी क्वाइट। उन्होंने क्यों ये खबर डाली? ज़ाहिर-सी बात है, इंटरनली प्रेशर बहुत ज़्यादा था, क्रेडिबिलिटी और बायस का जो है वो अंजामात लग रहे थे, मेंटेन करना है उनको न्यूट्रलिटी, तो ज़ाहिर है उन्होंने ये बात की। लेकिन इस बात के अंदर अगर हम देखें तो ओपन डेटा जो है, केपलर का डेटा खुद सीएनएन ने साइट किया और बोला कि केपलर कह रहा है कि 80% जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल ईरान से जा चुका है। जबकि केपलर की रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले भी, और केपलर की अभी भी यही रिपोर्ट्स हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। ईरान का अभी भी कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर नज़र आ रहा है अगर आप डेटा देखें पब्लिकली। बहरहाल इसके तमाम चीज़ों में 48 आवर्स में अगर आप सिचुएशन देख लें हॉर्मोज़ की, पिछले 48 घंटे में 2 टैंकरों को जो है 2 इंस्टेंसेस हुए हैं, जिसके अंदर एक अमारा वेसल है जिसको सीज़ किया गया 17 अगस्त को, बाकायदा यूएई की वेसल को सीज़ कर लिया। और दूसरा हेसिटा एक वेसल है जो चाइनीज़ वेसल है। अब चाइनीज़ वेसल कैसे बगैर ईरान की परमिशन के जा रही थी और उसको टर्न बैक करवाया ईरान ने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको भी आगे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एक चाइनीज़ वेसल को भी टर्न बैक करवाया और एक चाइनीज एलपीजी माइटी नेविगेटर जिसको शैडो फ्लीट में यूएस ने सैंक्शन किया हुआ था, इसी टैंकर को हमने जाता हुआ देखा, कंटिन्यू कर रहा था वो अपनी जर्नी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू। तो सिचुएशन तो यही नजर आती है कि ईरान की कश्तियां जो हैं वो जा रही हैं, आपकी कश्तियां जो हैं वो आए दिन उनको हिट किया जाता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, मैं ईरान में बैठा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बायस हूंगा, बिल्कुल कोई शक नहीं है कि ब्लॉकेड यूएस का जो है वो ईरान को अफेक्ट कर रहा है। ईरान की जो फ्लीट है उसको जाने में मसले हो रहे हैं आगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूएस अपनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कश्तियां गुजरवा पा रहा है, या ऐसा भी मतलब नहीं है कि ईरान बिल्कुल ही बॉक्सड इन हो चुका है। ईरान के पोर्ट से अभी भी जो ममालिक अपनी कश्तियां लेके जाते हैं वो ईरानियन रूट से जो है वो जा रहे होते हैं, हमने देखा है। तो यूएस का अब इतना हाल अजीब सा हो गया है कि जो मैरिटाइम डेटा आता है, एमटीओ का जो डेटा आता है, वो डेटा अब डिले देख रहा है। मतलब उसको डिले क्यों फेस करना पड़ रहा है, ये भी एक सवालिया निशान है। 15 अगस्त का इंस्टेंस जो हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर, वो क्यों एमटीओ जो है वो 18 अगस्त को रिपोर्ट कर रहा है कि 18 अगस्त में हमने इशू किया है डेटा।
कि जी एक टैंकर जो है वो स्ट्रक हो गया। 3 दिन बाद बता रहे हैं कि टैंकर को हिट किया। हम तो आपको उसी वक़्त बता चुके थे कि हिट हो चुका है। तो ज़ाहिर है वो यूएस नेवी और यूके की नेवी से अपना डेटा लेते हैं और वो जो है वो वेट भी करते हैं, क्योंकि ट्रंप की एक इमेज, मेरे ख़्याल में इमेज ख़राब ना हो जाए, इसलिए शायद डेटा जो है वो डिले हो रहा है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल ईरान पे कह दिया अली अब्दुल्लाही जो हैं, उन्होंने कहा है, जो कि चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि कंट्रीज़ हू हैव सेड दैट दे विल नॉट अलाउ यूएस टू यूज़ टेरिटरीज़ अगेंस्ट ईरान शुड नो दैट नथिंग इज़ हिडन फ्रॉम आवर आइज़। हमारी आँखों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जो ममालिक कहते हैं कि हम यूएस को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ब्लॉकेड के अंदर हमने देखा है कि 3 ममालिक हैं। मैं आपको बाकायदा पिक्चर्स के साथ दिखा रहा हूँ कि 3 ममालिक हैं जो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं यूएस की एक्शंस को। वो 3 ममालिक कौन से हैं? कतर है, जिसके अंदर अल उदैद से रिफ्यूलर्स उड़ते हैं और वो जो है वो यूएस के पूरे प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। पहले भी मैं दिखा चुका था, 7 रिफ्यूलर्स जो हैं वो अल उदैद पे मौजूद हैं। दूसरा यूएई है, यूएई के अंदर जो अल दफरा बेस है, वहाँ से रिफ्यूलर्स उड़ते हैं। तीसरा सऊदी अरब है, सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान से कॉन्स्टेंटली जो है वो जहाज़ उड़ रहे हैं इन ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए, ब्लॉकेड को सपोर्ट करने के लिए। तो ईरान ने कह दिया है, मेरे ऊपर आप यकीन नहीं करें, ये तस्वीरें जो मैंने दिखाई वो बिल्कुल सामने हैं और आप चेक कर सकते हैं जाके। तो ईरान ने ये कह दिया है कि अब जो है ये मज़ाक नहीं चलेगा, ब्लॉकेड को हम तोड़ेंगे आगे जाके अगर ज़रूरत पड़ी। ये बात हातमी साहब ने पहले कह दी थी, जो एडवाइज़र थे ज़रान के, हैं अभी भी। उन्होंने पहले ये बात कह दी थी और अभी ईरान की स्ट्रैटेजी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, जिसकी रियलाइज़ेशन है। और ट्रंप इसीलिए जो है वो जब सामने से ज़्यादा क्लैरिटी आती है, तब ट्रंप जो है वो अपनी रेटरिक बढ़ा देता है। जबकि डॉक्टर मरांडी ने कहा है कि अभी भी यूएस जो है वो मैसेजेस भेज रहा है ईरान को बातचीत करने के लिए। मेरी अपनी जो फॉरेन मिनिस्ट्री की सोर्सेज़ हैं, वो भी यही बता रही हैं कि ईरान को अप्रोच किया गया है, मीडिएटर की तरफ से भी बात हुई है कि भाई आप प्लीज़, यूएस की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है। तो बातचीत करने के लिए क्यों यूएस, फिर ईरान का कहना है कि भाई आप क्यों आ रहे हैं दोबारा पूछने के लिए, अगर आपकी कोई बातचीत आपकी नहीं है और आपने नहीं करनी, क्योंकि क्लियर है कि ईरान ने कह दिया है कि अब कोई मजाक, ये लॉलीपॉप मीडिएशन की जो है वो नहीं देखी जाएगी। फाइनली अब अगर बात करें यूएई की, पहला जो इंस्टेंस जिसको हमने डिस्कस करना था, यूएई का कहना था कि ईरान ने हमारे ऊपर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अच्छा, उन बैलिस्टिक मिसाइलों को कहा जा रहा था कि दुबई के ऊपर जो है वो कुछ लोगों की रिपोर्ट्स आई थी कि इंटरसेप्शंस हो रही हैं, फिर कुछ सायरनों की आवाज़ें आ रही हैं, कहा जा रहा था। लेकिन फिर यूएई ने कहा कि नहीं जी, वो तो हमारे पोर्ट से पीछे जो कश्तियाँ हैं उनको मारने के लिए ईरान ने मिसाइलें दागी। जबकि ईरान ने, इस्माइल बकाई जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कह दिया कि हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की। उन्होंने कहा कि ये फॉल्स फ्लैग है जो कि यूएस और इसराइल ने किया है। इससे पहले भी इराक के अंदर जो कुर्दिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं बरज़ानी साहब, उनके ऑफिस के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक हुआ और ये भी कहा गया कि ये जो है ये एक फॉल्स फ्लैग है। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कालीबाफ साहब जो हैं वो इराक के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पे बातचीत चल रही है। तो देखिए ये इंस्टेंसेस जो हो रहे हैं, इसका सिंपली अगर आप बैकग्राउंड देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो क्लेम आ रहा है ना कि बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने दागी हैं, इससे एक दिन पहले यूएई के प्रेसिडेंट के साथ बात हुई थी ट्रंप की। क्या बात हुई थी? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने स्टेटमेंट इशू किया, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हेल्ड अ टेलीफोन कन्वर्सेशन विद डोनाल्ड ट्रंप। ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स डिस्कस करने के लिए उन्होंने बातचीत की है, उसका क्या मकसद था और अब इसका जो कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, पहले बोल चुका था स्कॉट बेसेनेट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है यूएस का, उसने कहा था कि हम ईरान के ऊपर बहुत सख्त सैंक्शंस लगाने वाले हैं, बहुत सख्त इकदामात उठाने वाले हैं। फाइनेंशियली ईरान को क्रंच करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही थी, जिसमें आई थिंक यूएई की अब इन्वॉल्वमेंट आ गई है डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि यूएई और ईरान का जो बायलैटरल ट्रेड है, बताया जाता है ऑफिशियली तो $6 अरब और $7 अरब की रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि टोटल अगर आप इसका क्यूमुलेटिव देखें तो 20 से 30 अरब डॉलर जो हैं वो इनका रिलेशनशिप है इकोनॉमिक। और जितना पैसा ईरानियों ने लगाया हुआ यूएई के अंदर, ये यूएई में रहने वाले लोगों को भी पता है। हालात ऑलरेडी ख़राब हो रहे थे यूएई के साथ, ऐसा नहीं है कि वो स्टेबल थे। ईरानी वहाँ से निकल रहे थे, उनको निकाला जा रहा था। जो कंपनीज़ लगाई हुई थी वो भी शट डाउन हो रही थी। बड़ा पहले भी मामला जो चलता था वो कोई ऐसा नहीं था कि बड़ा ओपनली चल रहा है, लेकिन यूएई उस चीज़ को बर्दाश्त करता था क्योंकि फाइनेंशियल इंसेंटिव बहुत ज़्यादा था यूएई के लिए। ईरानियों ने क्योंकि इतना पैसा लगाया हुआ था ऑब्वियसली। और ज़ाहिर-सी बात है ईरान और यूएई की जो रिलेशनशिप है उसके अंदर यूएस को परेशानी इसलिए हो रही थी क्योंकि बहुत सारी जो ईरान की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूएई के थ्रू रीपैकेज होके रीशफल होके जाती थी आगे। इसके अंदर अगर हम देखें तो आपको पता ही होगा कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं और एलसीज नहीं खुलती, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू नहीं होते। तो होता ये था कि कार्गो, ईरानी कार्गो टच करता था जबल अली को, और जो ट्रेडर्स बैठे हुए हैं जो सुन रहे हैं उनको पता है मैं क्या बात करता हूँ, वो वहाँ से नए डॉक्यूमेंट्स इशू होते थे और नए डॉक्यूमेंट्स आगे जाते थे। अब मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा कि एग्जैक्टली अब क्या मैकेनिज्म चल रहा है, लेकिन एक बात याद रखें, बिजनेसमैन हमेशा रास्ता निकाल लेता है और अभी भी काम बड़ा
चल रहा है, ईरानी बिज़नेसमैन अभी भी काम कर रहे हैं, दूसरे रास्तों से कर रहे हैं, मुश्किलात के साथ कर रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ जो ट्रेडिंग होती है, वो अभी भी चल रही है, इन सारी चीज़ों के बावजूद। यूएस का सोचना ये था कि जी शैडो बैंकिंग होती है, यूएई के थ्रू, सिंगापुर के थ्रू, हांगकांग के थ्रू, शेल कंपनीज़ बनाई हुई हैं, यूएस कहता था कि जी शेल कंपनीज़ बनी हुई हैं, वहाँ पे फ्रंट बना हुआ है, इंटीरियर वहाँ पे बहुत सारा पैसा जो है वो वहाँ से जाता है। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा इसके ऊपर, लेकिन कहा यही जा रहा था यूएस की तरफ से कि बहुत सारी एंटिटीज़ बैठी हुई थी यूएई के अंदर जो कि ईरान के लिए वो इनवॉइस और जो पेमेंट्स हैं वो रिसीव करती थी और ईरान के लिए जो है वो काम होता था आगे जाके, और ईरान इस तरीके से सैंक्शंस को इवेट करता था और यूएई का ज़ाहिर है फ़ायदा इसमें होता था। फिनसेन ने पहले आइडेंटिफाई की डज़न्स ऑफ फॉरेन ऑयल कंपनीज़, कुछ ऑयल कंपनीज़ थी जो पेपर पे एग्ज़िस्ट करती थी और यूएई में उनके ऑफिसेज़ थे, सिंगापुर में उनके ऑफिसेज़ थे, और $4 बिलियन बताया जा रहा था कि 2024 में वो ट्रांज़ैक्शन करती थी, और जो दूसरी शेल कंपनीज़ थी वो बताया जा रहा था कि $5 बिलियन उनकी ट्रांज़ैक्शन 2024 में होती थी। यूएई का अपना जो फाइनेंशियल लॉस है इसके अंदर बहुत बड़ा है, और यूएई के हालात वैसे ही परेशानी में गुजर रहे हैं। वहाँ पे टूरिज्म के ऊपर जो रिलायंट थी वो आपको पता है ख़त्म हो रही है, रियल एस्टेट की मार्केट जो है वो डाउन हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है तो ऑलरेडी उनको परेशानी है। तो यूएई के लिए बड़ा मसला है, ये ईरान के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के अंदर महंगाई बढ़ रही है, ईरान के इकोनॉमिक हालात जो है वो कभी भी सही नहीं थे वैसे तो, लेकिन अभी जंग के दौरान भी पर्टिकुलरली वो सही नहीं है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ईरान के ऊपर कोई भी इकदाम उठाने से आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। डॉक्टर कालीबाफ का जो ट्वीट आया वो यही आया कि अमेरिकन्स थिंक स्क्वीजिंग ईरान हार्डर विल विन कंसेशंस दैट वर नेवर पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। आप ईरान को स्क्वीज करके, उनके ऊपर दबाव डाल के, इकोनॉमिक दबाव डाल के आप ये समझ सकते हैं कि आपको कोई रियायत मिलेगी या वो चीज़ें मिलेंगी जो कि मुआहदे के अंदर अग्री नहीं हुई थी, तो ऐसा नहीं हो सकता। बेसेनेट एंड हेग्जिट आर आउट ऑफ देयर लीग। बेसेनेट जो है वो ट्रेजरी सेक्रेटरी और हेग्जिट जो है वो वॉर सेक्रेटरी, आपको पता ही है, वॉर सेक्रेटरी। स्टॉप वेटिंग फॉर द क्लाउन क्रू टू पुल अ रैबिट आउट ऑफ देयर हैट एंड क्लीन अप द मेस यू मेड। खरगोश टोपी से निकालना बंद करो, देखना बंद करो कि खरगोश टोपी से निकलेगा, और अपना जो तुमने मेस क्रिएट किया है पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर, पूरे रीजन के अंदर, इसको क्लीन अप करो। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर लैंड ब्लॉकेड, अभी हो सकता है कल को दोबारा कोई फॉल्स फ्लैग्स की रिपोर्ट आए, दोबारा कहीं हमलों की रिपोर्ट आए, बोला जाए कि जी ईरान ने यहाँ पे अटैक किया तो हम जो है वो ज़मीनी रास्ता बंद कर रहे हैं, हम ईरान के साथ ये चीज़ बंद कर रहे हैं। हो सकता है आपको ये पिक्चर आगे बनती हुई नज़र आए कि रीजन के अंदर जो ममालिक हैं उनको कहा जाए कि लैंड रास्ते, ज़मीनी रास्ते जो हैं वो बंद करो, और उसके लिए हर मुल्क जो है वो एक अपनी नई स्क्रिप्ट लेके आए। हो सकता है ये नज़र आए, लेकिन इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब आगे अगर जाएँ, सऊदी अरब और ये जो मैरिटाइम कोalition की बातें हो रही थी, बड़ी-बड़ी जो पहले कोalitionएँ बनी, उनका भी मैंने आपको अलग वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि पहले भी इन्होंने कोalitions बनाई, पहले भी इन्होंने कोशिशें की कि कुछ कर लेते हैं। लेकिन ये अब नई जो कोalition बनी है 30 जुलाई को, जिसको बताया गया और अब जो अनाउंस हो गई है कि ये एक्टिव हो गई है, इसके अंदर सऊदी अरेबिया एज़ द कमांड लीड करता है। डेप्यूटी कमांडर जो हैं वो पाकिस्तान हैं। बहरीन, बांग्लादेश, कोमोरोस, जिबूटी, इजिप्ट, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सोमालिया, सूडान, तुर्किया और सऊदी बैक जो पीएलसी है यमन की, वो शामिल है इनमें। अब इस कोalition में तोहफ़ा क्या दिया यमनियों ने, अंसारुल्लाह हुतियों ने क्या तोहफ़ा दिया, ये कोalition जैसे ही अनाउंस की, अंसारुल्लाह हुतियों ने एक और कार्गो वेसल को टारगेट कर दिया बाब अल मंदब में। 40 नॉटिकल मील साउथ ईस्ट ऑफ अल-मोखा कहा जा रहा है कि वहाँ पे एमटीओ की रिपोर्ट आई है कि वहाँ पे स्ट्राइक किया उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने कल जज़ान के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको दोबारा टारगेट किया, अरामको की फैसिलिटीज़ को, बकौल अंसारुल्लाह हुतियों के। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि एयर स्पेस वायलेशंस हुई हैं। एक फातिमा टैंकर है, वो आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके सामने कि टैंकर है वो जाता हुआ नीचे से, अब वो ज़ाहिर है डायरेक्टली तो सऊदी अरब के वाटर्स में नहीं जा पाएगा, तो वो नीचे से हॉर्न ऑफ अफ्रीका से जाते हुए नीचे जो अफ्रीका का पूरा कॉन्टिनेंट क्रॉस करते हुए ऊपर से रेड सी से जो है वो रास्ता बनाता हुआ आएगा। तो हालात इतने बुरे हुए हैं। याया सराई जो अंसारुल्लाह हुती के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने क्या कहा है, 48 सऊदी ऑयल टैंकर्स हैव बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम पासिंग एंड फोर्स्ड टू टर्न बैक, इंक्लूडिंग 34 टैंकर्स प्रिवेंटिंग from passing in the Arabian Sea, in the Indian Ocean, and 14 tankers prevented from passing in Red Sea. तो 48 टैंकर जो हैं वो उनको फोर्स किया गया टर्न बैक होने से, जिसके अंदर 34 टैंकर जो हैं वो अरेबियन सी और इंडियन ओशन में, और 14 टैंकर जो हैं वो रेड सी से जो है वो बंद किए गए कि वो पास नहीं हो सकते। इससे पहले भी मैं डेटा दिखा चुका हूँ कि बाब अल मंदब के अंदर क्या सूरत-हाल चल रही है। सऊदी टैंकर्स जो हैं वो आगे नहीं जा पा रहे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। अब देखें, यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि हमने बहुत लार्ज नंबर ऑफ वेयर हाउसेस डिस्ट्रॉय किए हैं सऊदी मोबिलाइजेशंस के। 2 मिलिट्री लैंडिंग शिप्स, सऊदीया की जो वेपन्स हैं और मोबिलाइजेशंस है अल-मोखा की, उसके अंदर जो है हमने निशाना बनाया है। बर्निंग एंड सिंकिंग ऑफ मोर देन 10 वॉरशिप्स, 10 वॉरशिप्स यमनी अंसारुल्लाह हुती जो हैं वो कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया की 10 वॉरशिप्स जो हैं उनको
निशाना बनाया गया है जो कि कट ऑफ कर रही थी रेड सी के अंदर और ब्लॉकेड लगाई हुई थी यमन के ऊपर। तो देखें, ये सिचुएशन भी आगे कहीं नहीं जा पाएगी। ये जो 14 ममालिक की जो फ़ोर्स बनी है, मैरीटाइम फ़ोर्स, इसको चुपचाप चाहिए कि ये जो अपने सेलर्स हैं, उनको घर पे बिठाएँ और सऊदी अरब और यमनी अंसारुल्लाह हूती जो हैं, वो मुज़ाकरात करें और सऊदी अरब ने जो 2015 से ब्लॉकेड लगाया हुआ है, वो सऊदी अरब हटाए यमन के ऊपर से और फिर मेरे ख़्याल में सॉल्यूशन यही निकलेगा कि फिर अंसारुल्लाह हूती जो हैं, वो रिलीज़ करेंगे अपना ब्लॉकेड, वरना इसका कोई सॉल्यूशन जो है, वो आगे नहीं है। अब बात करते हैं इज़राइल की। इज़राइल ने सीरिया के अंदर अबू अल धूर बेस जो है उसको स्ट्राइक किया, 8 स्ट्राइक्स उसके अंदर की। ये बेस जो है वो ऑलरेडी रिफर्बिश हो रहा था, इसके ऊपर काम चल रहा था और जब काम हुआ इसके अंदर तो फुटेजेस आई कि मिग-23 और SU-22 और L-39 जेट जो थे वो ट्रेनिंग मिशंस कंडक्ट कर रहे थे इस बेस के अंदर। अब देखें, ये बेस जो है ना वो तुर्किया से 70 किलोमीटर दूर है और बकौल एसोसिएटेड प्रेस के इसके ऊपर जब स्ट्राइक्स हुई तो उससे 1 दिन पहले तुर्की के लोग आए थे यहाँ पे। सही है। अब यहाँ पे डेलीगेशन जो आई थी वो विजिट कर रही थी इंस्पेक्शन के लिए हो, जिस चीज़ के लिए भी हो, लेकिन अब देखिए नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है और बोला ये गया है वहाँ से कि सीरिया और इजराइल के बीच में एक बातचीत हो चुकी थी, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी कि किस तरीके से आगे सिक्योरिटी मैटर्स को लेके जाना है और इनको थ्रेट ये था और इनका बोलना ये है कि वहाँ पे तुर्किश ट्रूप्स जो हैं वो डिप्लॉय होने वाले थे और हमने सीरिया को वार्न किया, मना किया था कि ये सब नहीं करो, वरना हम जो है वहाँ कोई ना कोई इकदामात उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो फाइनली ये चीज़ जो है वो तुर्की के कॉन्टेक्स्ट में, उनके ट्रूप्स को डिप्लॉय ना होने के कॉन्टेक्स्ट में जो है ये काम किया गया है सीरिया के साथ। ईरान ने इसको कंडेम किया, यूएस ने इसको कंडेम किया। यहाँ पे यूएस के जो एम्बेसडर हैं टर्की के, वो कह रहे हैं, टॉम बैग साहब कहते हैं कि स्ट्राइक्स जो हैं इन्होंने डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की तरफ सिचुएशन भेज दी थी इजराइल और तुर्की के बीच में और तुर्किया को जो है वो एडवांस नोटिस नहीं दिया गया इजरायली स्ट्राइक्स का। हमें पता है कि सीरिया का जो आउटलुक है वो ऑलरेडी रशिया के साथ उन्होंने हम्मैम बेस और तारतू का जो बेस है उसके ऊपर ऑलरेडी बातचीत कर ली है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर ली है। तुर्किया का सपोर्ट रहा है सीरिया के अंदर। बाद में अब देखना ये है कि अब क्योंकि तुर्किया की जो दोस्ती है सीरिया के साथ, और देखिए एसोसिएटेड प्रेस ने बाय द वे बता दिया था कि 1 दिन पहले स्ट्राइक से तुर्किश डेलीगेशन जो है वो वहाँ पे विजिट करने आई थी और कोई इसमें कोई मतलब बुरी बात नहीं है, अच्छी बात ही है कि सीरिया और तुर्की अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं और इससे इज़राइल को क्या दर्द हो रहा है। लेकिन बहरहाल क्योंकि ज़ाहिर है इज़राइल को जो तेल मिल रहा है वो भी तुर्किया के जो सेहान पोर्ट है उसके थ्रू एश्केलॉन पे जो जाती हैं शिपमेंट्स, बीपीपी पाइपलाइन की अज़रबैजान का जो तेल शिफ्ट होता है, तो इज़राइल को इसमें जो है भले भले ये ट्रेडिंग हो लेकिन मसला तो बहरहाल है ना उनको। और अब देखना ये है कि तुर्किया क्या प्रोटेक्ट करता है सीरिया को, क्या कोई रिटेलिएशन करता है। वैसे तो अर्दोगान साहब ने कहा था कि हम पीस चाहते हैं, हम जंग के इज़राइल के हवाले से उन्होंने कहा कि हम पीस की बात कर रहे हैं, हम कोई थ्रेट्स की बात नहीं कर रहे और उन्होंने काफ़ी सख्त बयानात भी दिए हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखना बाकी है कि इज़राइल के ख़िलाफ़ तुर्किया क्या करता है। मतलब क्या अब वो जो उनके रिलेशनशिप जो एस्टैब्लिश हुआ उसमें क्या वो ये पोर्ट के ऊपर बंदिश लगाएँगे? क्या जो एक्सपोर्टर्स जो भेज रहे हैं तेल, 45% एनर्जी नीड्स जो इज़राइल की पूरी हो रही हैं, क्या वो रोकेंगे इसके ऊपर? भले फिज़िकली रिटेलिएशन ना दें, क्या ये चीज़ करेंगे? क्योंकि ये तो कर सकते हैं वो, जबकि वो कहते हैं कि एक्सपोर्टर्स जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं डिक्लेयर करते, लेकिन उनको मालूम तो है कि ये चीज़ हो रही है और ज़ाहिर है तुर्की के थ्रू एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो देखना बाकी है इसके ऊपर कि तुर्किया कोई इकदाम उठाता है या नहीं उठाता। और अब तो और ज़्यादा लोग कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्किया के बीच में जो डिफेंस मुआहिदा हुआ है, अब तो अंडरस्टैंडिंग लोगों की ये है कि भाई अब आप और मजबूत हो गए हैं। तो फेस करेंगे क्या आप इसराइल को, क्योंकि मामलात जो हैं अब आपके लिए भी सही हो गए हैं। खैर आगे क्या सिचुएशन बनती है और देखेंगे, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज़।